जादुई आटे की चक्की का जादू। बहुत समय पहले की बात है। समस्तीपुर नामक गांव में सपना अपनी दादी सुलेखा के साथ रह रही थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। इसके बाद सपना अपनी दादी की परवरिश में पलती बढ़ती है। सपना की दादी बहुत वृद्ध थी, जिस कारण वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी अपनी पोती और अपना पेट पालने के लिए वो घरों में झाड़ू पोछा और साफ सफाई का काम करके कुछ पैसे कमाती और अपनी पोती और अपना पेट भरती। लेकिन दिन बीतने के साथ सपना की दादी दिन पर दिन बूढ़ी होती चली जा रही थी, जिससे अब उसे काम भी मुश्किल से हुआ करता था। और दूसरी तरफ सपना दिन पर दिन बड़ी होती जा रही थी। अब अपनी दादी के बुढ़ापे में सपना को ही अपनी दादी को सहारा देना था और उन्हें अच्छे से देखभाल के साथ रखना था। सपना अपनी दादी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। वो अपनी दादी की सारी जिम्मेदारी उठा लेती है और इतनी छोटी सी उम्र में घरों में झाड़ू पोछा का काम करके कुछ पैसे कमाती है और अपना घर चलाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कई महीनों से सपना ऐसे ही सभी के घरों में काम किया करती और कुछ पैसे कमाया करती और जैसे तैसे अपना घर चलाया करती। धीरे धीरे सपना को सभी के यहाँ से पैसे बढ़ाकर मिलने लगते हैं, जिसकी वजह से अब सपना कुछ पैसे बचा भी लिया करती और धीरे धीरे पैसे बचाते बचाते उसके पास खूब सारे पैसे हो जाते और वो अपनी दादी की एक छोटी सी सब्जी की दुकान खुलवा देती है। शाम को सपना की दादी सब्जी लेकर अपने घर के बाहर बैठ जाती है और सब्जी बेचती है। सपना छोटी थी, लेकिन अपनी छोटी सी उम्र में खेलने कूदने और पढ़ने की जगह घर की जिम्मेदारियां उठाकर चल रही थी। लेकिन अपनी पोती को इतना समझदारी के साथ काम करता देखकर उसकी दादी उससे बहुत खुश होती है। सपना बाकी घरों में काम करने जाने से पहले अपने घर का सारा काम निपटाती और अपनी दादी को अच्छे से खाना खिलाकर जाती और पूरा दिन सभी के घरों में काम निपटाकर थकी हारी शाम को लौटती तो अपनी दादी के साथ सब्जी बिकवाने बैठ जाती और रात होते ही दोनों दादी पोती मिलकर खाना खाते और कुछ बातें कर सो जाते हैं। ऐसे ही कई सालों तक चलता रहता है। दोनों दादी पोती मिलकर कई सालों तक अपना ऐसे ही गुजारा करते हैं और अपनी जिंदगी को जैसे तैसे चला रहे होते हैं। एक दिन अचानक सपना की दादी की तबीयत खराब हो जाती है और अपनी दादी की तबीयत खराब देखकर सपना घर में ही रुक जाती है। वो दूसरों के घरों में काम करने नहीं जाती। उस दिन सभी मालिक सपना से क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन सपना का इस दुनिया में उसकी दादी के अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए वो अपनी दादी को खोना नहीं चाहती थी और वो उनकी देखभाल करने लगती है और रोते रोते कहती है, दादी अभी आपको मेरे साथ बहुत अच्छी जिंदगी जीने के भी दिन देखने होंगे। अभी तो हमारी शुरुआत है, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ महीनों बाद हमारे पास खूब सारा पैसा होगा। देखो ना, आप सब्जी का काम संभाल लेती हो और मैं घरों का। ऐसे ही लगातार कुछ सालों तक काम चलता रहा तो हम एक दिन अपनी किराने की दुकान भी खोल लेंगे। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपनी तबीयत ठीक करो और मैं आज ही आपको हॉस्पिटल लेकर चलूंगी ताकि आप ठीक हो जाओ, क्योंकि मेरा दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं है। और ये सारा का सारा पैसा किस काम का, जब आपकी तबीयत ठीक ना हो। आप कुछ खा लो, फिर हम हॉस्पिटल चलते हैं। मेरी छोटी सी गुड़िया रानी परेशान क्यों होती है? मैं ठीक हो जाऊंगी, बस खांसी जुकाम तो लगा रहता है। ये तो मौसम के बदलने की वजह से हो जाता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ बेटा। कुछ घंटे बाद सपना अपनी दादी के साथ हॉस्पिटल जाती है और उन्हें अच्छी सी दवाई दिलवाती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए और फिर घर आकर उन्हें दवाई खिलाती है। ऐसी ही एक हफ्ते बाद सपना की दादी ठीक हो जाती है। फिर अगले दिन से सपना वापस अपने काम पर जाने लगती है, लेकिन एक हफ्ते तक काम पर ना जाने की वजह से सभी मालिक सपना से निराश हो जाते हैं और उसे काम करने के लिए मना कर देते हैं। अपने मालिक के द्वारा ये सब बातें सुनने के बाद सपना का दिल चूर हो जाता है, क्योंकि उसके पास घरों में काम करने के अलावा और कोई भी काम नहीं था जिससे वो 4 पैसे कमा सके।
सपना परेशान होकर अपने घर वापस जाने लगती है और रास्ते में उसे एक घायल बूढ़ी औरत मिलती है, जिसे देखकर सपना तुरंत उसकी मदद करती है और उसे अस्पताल लेकर जाती है। सपना बूढ़ी औरत की मरहम पट्टी करवाती है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर अपना खर्चा बता देता है और सपना उस डॉक्टर को वो सारा खर्चा दे देती है जो उसे काम करके उसके मालिक ने दिया था। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन बूढ़ी दादी को ठीक कर दिया, क्योंकि बूढ़ी दादी बहुत ज़्यादा परेशानी में थी और मुझे घायल अवस्था में मिली तो मैं फौरन इनको यहाँ पर ले आई। लेकिन ये भी मेरी दादी की ही समान है और मैं वहाँ इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मदद की। सपना वो बूढ़ी औरत को अपने साथ ले जाती है और उसे उसके घर पहुँचाती है। बूढ़ी औरत सपना की इतनी अच्छी नीयत देखकर उससे कहती है, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई। मैं घायल अवस्था में पड़ी थी, लेकिन किसी ने भी मुझे हाथ नहीं लगाया। आजकल पुलिस के डर से हर कोई घायल लोगों से दूर भागता है, लेकिन तुमने मेरी मदद की। अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी पूरा नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत अपने घर के अंदर जाती है और एक आटे की चक्की लेकर आती है और सपना को दे देती है। ये आटे की चक्की कोई मामूली चक्की नहीं है। ये चक्की मैं तुम्हें बहुत सोच समझ कर दे रही हूँ और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ, मैं तो एक जादुई परी हूँ। मैंने अपना रंग रूप और वेशभूषा बदल ली थी ताकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले सकूं और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तुम अपनी दादी की देखरेख कर रही हो। इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें पता है कि तुम्हें अभी स्कूल में पढ़ने और घर में खेलना चाहिए, लेकिन तुम सब कुछ जानते हुए भी अपनी दादी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर उसे निभा रही हो। मैंने आज तक इतनी अच्छी लड़की नहीं देखी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। और ये लो, ये आटे की चक्की संभाल कर रखना। ये एक जादुई आटे की चक्की है। ये जादुई आटे की चक्की तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगी। तुम चाहो तो इससे अपना घर भी मांग सकती हो। सपना बहुत खुश होती है और परी को धन्यवाद कहती है और वहाँ से चली जाती है। सपना जादुई आटे की चक्की को बहुत ही संभाल कर चल रही होती है और चलते चलते थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुँच जाती है और अपनी दादी को सब कुछ बताती है। सारी बातें सुनकर दादी बहुत खुश होती है और दोनों दादी पोती आटे की चक्की के सामने बैठकर कहती हैं, हे जादुई आटे की चक्की, हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं बचपन से ही जिम्मेदारी उठाने का सोच ली हूँ और आज तक उठा रही हूँ। साथ ही साथ मेरी बूढ़ी दादी इतनी बूढ़ी होने के बावजूद मेरी देखरेख कर रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? हमें रहने के लिए एक अच्छा घर दे दो जिसमें जरूरत की सारी चीजें हो, ताकि मैं अपनी दादी को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं और उनका ध्यान रख सकूं। सपना के इतना कहते ही जादुई आटे की चक्की में से एक दिव्य रोशनी निकलती है और उसके घर में चारों तरफ घूमने लगती है। कुछ पल बाद उसका छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है, जिसमें जरूरत की सारी चीजें होती है। ये सब देखकर सपना और सपना की दादी बहुत खुश होती हैं और खुशी से झूम उठते हैं। परी का धन्यवाद मैं दिल से करना चाहती हूँ, जो उन्होंने तुम्हें ये जादुई आटे की चक्की दी, वरना हमारी जिंदगी तो हमेशा ही इतना काम करते करते निकल जाती। आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है बेटी कि तुम मेरी पोती हो, वरना एक वो भी पोती होती है जो एक बर्तन तक उठाकर नहीं रखती और अपनी बूढ़ी दादियों पर अत्याचार करती है। लेकिन तुमने मेरा पूरा साथ दिया और तुमने मुझे दादी नहीं बल्कि माँ समझा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी पोती हो। सपना की दादी गर्व से अपना सीना चौड़ा कर लेती है कि सपना उनकी पोती है और सपना ने उनकी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से उठा रखी है और उनकी देखभाल कर रही है। ये सब सपना की दादी बहुत समय से कहना चाहती थी, लेकिन आज वो खुशी का दिन आ ही गया था जब सपना की दादी ने अपने दिल की सारी बात सपना को बताई और सपना अपनी दादी को इतना खुश देखकर बहुत खुश होती है
और अब सपना के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और जो भी उसे चाहिए होता वो अपनी जादुई आटे की चक्की से कहकर मंगवा लेती थी। सपना और सपना की दादी एक अच्छी जिंदगी जीने लगती हैं और साथ ही साथ सपना अब अपना एडमिशन स्कूल में कर लेती है और सभी बच्चियों की तरह स्कूल में पढ़ने जाया करती है। बस फर्क है तो इतना कि अब सपना बड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसे एक छोटी कक्षा से शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं ना, शुरुआत कर लेने से आगे के सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। लेकिन हमें सिर्फ जरूरत होती है तो शुरुआत करने की, और वो सपना ने अपनी जिंदगी में कर ली। देर से ही सही, लेकिन सपना अब स्कूल जाने लगी और साथ ही साथ अपनी दादी की भी देखभाल करने लगी। हम सभी को अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता सबकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी ऐश करने की उम्र में 4 पैसे कमाए, तब हमें इतना बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, और जब हम बड़े हुए और हमारे माँ बाप बूढ़े हुए तो हमने गाली गलौज देना शुरू कर दिया, उन्हें समझने से इनकार कर दिया। ये सब कहाँ की समझदारी है, आप खुद सोचिए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबको अपने घर के सभी बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए आगे पछतावा करने से अच्छा है कि आज हमें अपनी जिम्मेदारियां उठा लेनी चाहिए। धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। मुझे आशा है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। राधा अब बालिग हो चुकी है। उसकी कॉलेज की पढ़ाई भी अब पूरी हो चुकी थी। उसके माता पिता को अब फिक्र थी तो बस एक बात की, उनकी बेटी राधा के भी हाथ जल्दी से पीले हो जाए और उन्हें जल्द ही अमर नाम का एक होनहार लड़का राधा के लिए मिल ही जाता है। अमर बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। बस उसके माता पिता नहीं थे, लेकिन वो एक सफल बिजनेसमैन था। उसने हाल ही में अपना एक लहंगों का शोरूम खोला था। राधा बिटिया, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। माँ, लड़के वाले? इतनी जल्दी क्यों माँ? अभी अभी तो कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई है, मुझे आगे जॉब की तैयारी करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। बंद कर अपनी बकवास, अब तू कमाएगी क्या? हमारे खानदान में आज तक किसी ने भी लड़कियों की कमाई नहीं खाई है और अमर अच्छा कमाता है, वहाँ तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, रानी बना कर रखेगा तुझे, देखना। अब जा, चुपचाप तैयार हो जा, वे लोग आते ही होंगे। राधा उदास मन से तैयार होकर आ जाती है। थोड़ी ही देर में अमर आता है। अमर अच्छा होने के साथ साथ दिखने में भी काफी अच्छा था। उसका हर किसी से बात करने की शालीनता देख राधा को भी अमर बहुत अच्छा लगता है। राधा, क्या हुआ? तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? नहीं नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। फिर यह चांद सा चेहरा मुरझाया क्यों है? तुम भी बहुत अच्छी हो राधा। ठीक है बेटे, फिर रिश्ता पक्का समझे? जी माँ जी, वैसे तो रिश्ते की बात मुझे खुद से नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूँ माँ जी, घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। ऐसा क्यों कहते हो बेटा, हम है ना, लो मुँह मीठा करो। और फिर कुछ ही दिनों में अमर और राधा की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। अमर का काम भी अच्छा खासा चल रहा था, इसलिए वो सुबह घर से जल्दी निकल जाया करता था और रात को देर से घर आता। इधर राधा घर के कामों में व्यस्त हो जाती और शाम को अमर के आने का इंतजार करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन राधा जब घर में पोछा लगा रही थी, तभी उसे 2-3 बार चक्कर आया और वो बेहोश होते होते बची। राधा घर का काम खत्म कर पास के ही डिस्पेंसरी से चेकअप करवाने चली जाती है। और बताओ राधा, और क्या हो रहा है? डॉक्टर, उल्टी भी कई बार आ चुकी है, खट्टा खाने का बहुत मन करता है। घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे समय में ऐसा होता ही है। तुम्हें अभी अपना खास ध्यान रखना होगा। क्यों डॉक्टर? अरे बुद्धू, तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनकर राधा फूले नहीं समाती। वो खुशी खुशी वहाँ से घर आ जाती है। थोड़ी ही देर में अमर भी आ जाता है। बधाई हो जी, आप पापा बनने वाले हैं। ये सुनकर अमर खुशी से झूम उठता है।
उसकी खुशी का तो मानो ठिकाना नहीं रहता। अपने पति को इतना खुश देख राधा को भी बहुत अच्छा लगता है। राधा, तुम नहीं जानती आज मैं कितना खुश हूँ। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब देखना कैसे मैं तुम दोनों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता हूँ, ताकि तुम्हें और मेरे होने वाले बच्चों को कभी तकलीफ नहीं उठानी पड़े। अगले दिन। राधा, अब मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। रात को थोड़ी देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। अब और ज्यादा देर से आओगे? इतना ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है जी? जरूरत है राधा, तभी तो हम अपने बच्चे को कल को बेहतर बना पाएंगे। शादी का सीजन चल रहा है, रात में ज्यादा काम होता है। देर तक दुकान खोलूंगा तो 4 से 5 लहंगे फालतू बिकेंगे, इससे हमारा ही तो फायदा होगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रात अमर रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठा था, पर कहते हैं ना, अनहोनी को कौन रोक पाया है। वो काली और तूफानी रात थी। अमर बार बार दुकान से बाहर आकर तूफान के थमने का इंतजार करता है, लेकिन तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये कैसा तूफान है? लगता है कोई कयामत आने वाली है। मुझे जल्दी ही घर के लिए निकलना चाहिए। लेकिन तेज बारिश और तूफान की वजह से अमर घर नहीं जा पा रहा था। वो वहीं बैठ बारिश थमने का इंतजार कर रहा था, लेकिन नियति को ये कहाँ मंजूर था। अमर का दुकान में बैठे बैठे ही आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में सो जाता है। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और दुकान के मंदिर में रखा दिया लहंगों पर गिर जाता है। फिर क्या था, देखते ही देखते आग दुकान में चारों तरफ फैल जाती है और अपने साथ पूरी दुकान को ही ले डूबती है। इतना ही नहीं, उस आग में अमर भी पूरी तरह फंस चुका था। जब उसकी आंख खुलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आग उसके चारों तरफ फैली होती है और वो उसी में जलकर राख हो जाता है। इधर इन सब से बेखबर राधा की जब सुबह नींद खुलती है तो अरे, मेरी आंख कैसे लग गई और तूफान चला गया क्या? वो बालकनी से बाहर झांकती है। बिल्कुल शांत मौसम था, लेकिन रात में उसके जिंदगी में जो तूफान आया उससे बेखबर वो इधर उधर अपने पति अमर को ढूंढने लगती है। तभी कोई राधा का दरवाजा खटखटा रहा था। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है कि आखिर इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है। वो जल्दी से दरवाजा खोलती है। काका, आप इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? इतना सुनते ही काका रोते हुए राधा बिटिया को रात के घटना के बारे में बताते हैं। काका, ये अब क्या बोले जा रहे हैं? आपको जरा भी अंदाजा है? मेरे पति अमर तो मेरे साथ घर में है। अमर, अमर, आइए ना बाहर, बता दीजिए सबको कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अमर, आप सुन रहे हैं ना? आइए ना अमर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। राधा फूट फूट कर रोने लगती है। काका राधा को हौसला रखने को बोलकर चले जाते हैं। अमर के गुजर जाने के बाद राधा बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। वो भी अब जीना नहीं चाहती थी, लेकिन कोख में पल रहे बच्चे के बारे में सोचकर राधा जीने का फैसला करती है। जल्द ही वो एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। अमर, देखो हमारी कितनी प्यारी सी बेटी हुई है। आज आप होते तो कितने खुश होते। तभी कुछ लोग वकील के साथ राधा के घर पर आते हैं। राधा, हमें बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि अमर का जो शोरूम जला, उसे बनाने के लिए अमर ने 50 लाख रुपए बैंक से लोन लिए थे। अब वह तो रहा नहीं, तो हम अब इस घर को नीलाम करने जा रहे हैं। तुम अपने लिए नए घर ढूंढ लो। हम तुम्हें 10 दिनों की मोहलत दे रहे हैं। इतना बोलकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। हे ऊपर वाले, क्या तुझे मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? सबसे पहले तो तूने मुझसे मेरे पति को छीन लिया, अब ये घर भी। मैं अब इस मासूम सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? आज ये जिंदा होते तो मुझे कभी ये दिन नहीं देखना पड़ता, पर मैं हार नहीं मानूंगी। तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? मैं नहीं डरूंगी, मैं काम करूंगी और अपनी बेटी के लिए जीऊंगी। राधा रोते रोते घर से निकल जाती है। पूरे दिन भटकने के बाद भी राधा को कहीं काम नहीं मिलता है। इधर राधा की बेटी भी भूख से तड़प रही थी।
वो रोए जा रही थी। भैया मुझे थोड़ा दूध दे दो, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, भैया मेरी मदद करो। राधा पर तरस खाकर वो दूध वाला राधा को थोड़ा सा दूध दे देता है। राधा उसे अपनी बेटी को पिलाकर खुद भूखे पेट वहीं पार्क में सो जाती है। अगले दिन भी राधा काम के तलाश में हर जगह घूमती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। भैया मेहरबानी करके मुझे थोड़ा दूध और दे दीजिए, मेरी बेटी भूखी है। तेरा रोज रोज का यही ड्रामा है, कोई दूध नहीं है यहाँ, चल भाग यहाँ से। पैसे लेकर आ, फिर दूध मिलेगी, समझी? पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं। राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो अपनी बेटी को मंदिर की सीढ़ियों पर रोता छोड़ वहाँ से नदी की तरफ भागती है। मुझे माफ कर देना अमर, मैं तुम्हारी बेटी को इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़ तुम्हारे पास आ रही हूँ। मुझसे उसकी ये हालत अब नहीं देखी जा रही। मैं अब नहीं जीना चाहती हूँ। जब मैं अपनी बच्ची का पेट तक नहीं भर पा रही हूँ तो ऐसा जीवन भला किस काम का? मुझे मर जाना ही चाहिए। राधा नदी में कूदने ही वाली थी, तभी वो एक बूढ़ी औरत को पानी में डूबते हुए देखती है। अरे मुझे इस अम्मा को बचाना होगा, वरना ये डूब जाएंगी। राधा बिना सोचे समझे पानी में कूदकर किसी तरह से उस अम्मा को बाहर किनारे पर ले आती है। अम्मा आप कौन है और आप नदी में कैसे डूब रही थी? तभी वो अम्मा एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। मैं खुशी परी हूँ राधा, तुम बहुत ही बहादुर और नेक दिल बच्ची हो। तुमने मेरी जान बचाई है। और तुम यहाँ क्या कर रही थी? ये नदी तो बहुत ही गहरी है, तुम्हें डर नहीं लगा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अब और ज्यादा क्या ही हो सकता है मेरा परी जी। मैं तो खुद इस जीवन से परेशान हो चुकी हूँ। मैं अब नहीं जीना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कहते राधा, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जिंदगी से संघर्ष करके आगे बढ़ना सीखो, ऐसे हार नहीं मानते। वैसे क्या हुआ है, मुझे बताओ। राधा परी को अपने बारे में सब कुछ बताती है। सब कुछ सुनने के बाद परी कहती है, राधा जाओ, अपनी बेटी को लेकर यहाँ आओ और मेरे साथ चलो। राधा भागते हुए अपनी बेटी को लेकर वहाँ जाती है। परी राधा को अपने साथ एक नाव में बैठाकर एक अद्भुत पेड़ के पास ले जाती है। उस पेड़ पर बहुत ही कीमती कीमती लहंगे लटके हुए थे, जिसे देखकर राधा को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लहंगों का पेड़, वो भी इस नदी में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ राधा, तुमने अपने जीवन के इतनी छोटी सी उम्र में ही बहुत दुख देखे हैं, लेकिन अब रोने की घड़ी खत्म हुई मेरी बच्ची। तुम्हारा पति अमर ऊपर स्वर्ग लोक में रहकर भी हर दिन भगवान से तुम्हारी और अपनी बेटी के लिए दुआ करता है, और आज उसकी दुआ कबूल हुई और ये मेरे द्वारा ही पूर्ण होगी। ये सब सुनकर राधा की आंखें नम हो जाती है। मरने के बाद भी वो हमारी इतनी चिंता करते हैं। मैं भी यही दुआ करती हूँ कि वो जहाँ रहे खुश रहे। राधा, अब तुम जल्दी से इस पेड़ से सारे लहंगे तोड़ लो, और उसके बाद क्या करना है तुम्हें पता ही होगा। परी के कहे अनुसार राधा उस नदी के लहंगे वाले पेड़ से सारे लहंगे तोड़ लेती है और उसे नाव में रख लेती है। नाव राधा को किनारे पर ले आती है। राधा उन लहंगे को बाजार में लाकर बेच देती है। लहंगे अच्छे और महंगे होने के कारण राधा को उसके अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। ऐसे ही अब राधा लहंगा बेचकर अपनी बेटी की परवरिश करने के साथ साथ अपना बिजनेस में भी ध्यान देती है। लहंगे से जो भी मुनाफे हुए, राधा उसे इकट्ठा कर जल्द ही अपना एक बहुत बड़ा लहंगे का शोरूम खोलती है। दुकान बहुत ही बढ़िया चल रहा था। अब राधा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राधा ने अपने और अपनी बेटी के लिए एक आलीशान घर बनवाया और अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से की। आज राधा शहर की सबसे मशहूर बिजनेस वुमेन बन चुकी थी।
उसके पास नाम, दौलत, पैसा सब कुछ था।